हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित संख्या पद्धति, यानी बच्चों के बहुत कहने पर हम ये वीडियो लेके आए कक्षा 9 की संख्या पद्धति। तो देखिए संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए संख्या पद्धति में हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या से। तो देखिए पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या देखिए प्राकृतिक संख्याएं जैसे लिखा है एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, एक से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी इसके बाद और सारी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से क्या हो प्रारंभ हो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं कि एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम तीसरे तरीके से बताना चाहें तो कह सकते हैं जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो देखिए पूर्ण संख्या में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या हम भी दो तरीके से यहाँ पूर्ण संख्या भी बताएंगे। जैसे देखिए अभी देखिए 0 से प्रारंभ हो रहा तो कह सकते हैं 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर दूसरे तरीके से बताएं तो यहाँ देखिए इसको हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या दिख रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पर 0 है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं तो देखिए सम संख्याएं क्या होती है, एग्जांपल में जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 12 14 16 से आता रहेगा। यानी सम संख्या कहने का मतलब हुआ, देखिए ये 2 से सभी कट रहे हैं। 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 यानी 2 से सभी क्या हो रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या हो विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2। तो ध्यान दीजिएगा 2 सबसे छोटी क्या होती है, सम संख्या होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्याएं तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे दे दिया 3 5 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। अब ये देखिए जो संख्या हम लिखे हैं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, मतलब ये दशमलव में आएंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तो देखिए भाज्य में क्या पढ़ेंगे, जैसे भाज्य में हो गया 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट। अब देखिए जो संख्या हम लिखे हैं ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विषम, ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या। अभी देखिए 2 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 6 देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 स्वयं से कटेगा और क्या होगा 1 से भी कटेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए विभाजित हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्याएं तो देखिए अभाज्य संख्या में क्या होगा 2 3
5 7 9 9 नहीं होगा 11 13 डॉट डॉट। अभी देखिए जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये तो या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। देखिए 2 1 कम 2 और ये 3 1 कम 3 5 1 कम 5 7 1 कम 7 मतलब दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। तो देखिए हम लोग जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं पूर्णांक के लिए। यहाँ पर देखिए शून्य होता है, शून्य के बाईं ओर चली गई दूरियां क्या होती है ऋणात्मक और दाईं ओर चली गई दूरियां क्या होती हैं धनात्मक। ऐसे। और यहाँ पर देखिए इसकी हम लोग परिभाषा क्या बताएंगे। यहाँ देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दो संख्याएं दिख रही हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ से हम लोग पूर्णांक की परिभाषा क्या बताएंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं पूर्णांक। फिर से ध्यान दीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ये देखिए इधर दिख रहा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और इधर देखिए ये दिख रहा है हमारा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो देखिए धन पूर्णांक क्या होता है हम लोग जानते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक देखिए क्या होगा। यहां से देखिए एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट। यानी देखिए अगर हम प्लस लगाएं तो भी, अगर प्लस ना लगाएं तो भी वो धन में ही होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसी संख्याएं जिनके पहले धन चिन्ह लगा हो या फिर कोई चिन्ह ना हो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद दूसरा क्या हमारे पास, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। देखिए ऋण पूर्णांक में एग्जाम्पल क्या मिलेगा हमें, जैसे -1 -2 -3 आ गया -4 डॉट डॉट। तो देखिए ऋण पूर्णांक यहाँ क्या दिख रहा है, जितनी संख्याएं लिखी है सबके पहले माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके पहले ऋण चिन्ह लगा हो ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे शून्य पूर्णांक क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शून्य को हम परिभाषित करेंगे कैसे। देखिए शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, बल्कि शून्य क्या है, पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से शून्य के लिए क्या कहेंगे, शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक, बल्कि वह क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्यों, देखिए अगर हम 0 में -1 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर हम 0 में +1 का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक, बल्कि वह एक क्या है, पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, तो ध्यान दीजिएगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। एग्जांपल में देखिए, जैसे हम ले लिए 6 ले लिए और 25, इसका देखिए हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। 6 का क्या 1 × 2 × 3 हो जाएगा और 25 का क्या हो जाएगा 1 × 5 × 5। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 1।
क्या मिलेगा 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त हो उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं या कहलाती हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली में चलने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले जान लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अगला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दे दिया x प्लस ए और x प्लस बी, तो यहाँ से देखिए हम लोग फार्मूला क्या मिलेगा। यहाँ देखिए हम लोग निकाल के यहाँ दिखाते हैं x प्लस ए और x प्लस बी का फार्मूला। देखिए जब गुणा करेंगे क्या मिलेगा, x स्क्वायर, आगे यहाँ से देखिए bx प्लस यहाँ से क्या मिलेगा ax और प्लस क्या हो जाएगा ab, यानी यहाँ से देखिए क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए कॉमन है x, मतलब a प्लस बी कोष्ठक में बाहर कितना x और प्लस कितना ab। तो यहाँ से फार्मूला में क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ab। अगर हमें दे दिया ये फार्मूला x या a प्लस बी का होल क्यूब, तब देखिए क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अगला फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अब ब्रैकेट में a माइनस b। अगर यही दोनों पर क्यूब कर दिया तब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अगर यही बीच में माइनस दे दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तब देखिए क्या हो जाएगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ab। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर यही बटे के रूप में दे दिया तब क्या करेंगे हम लोग। अगर दे दिया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तब देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अब प्लस कितना 2, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अगर ये ऐसे दे दिया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तब हो जाएगा एक कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके और हम सॉल्व कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से दिख रहा है, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमें ये दे दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली मतलब 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल क्या है शून्य है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग परिभाषा बताए लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं बताए, वो भी जान लीजिए। परिमेय संख्याएं, तो देखिए परिमेय संख्या होती क्या है एग्जाम्पल में, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 कुछ भी लिख दिया जाए, मतलब क्या हो p बटे q के रूप में हो लेकिन q डज नॉट क्या हो शून्य हो। यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या बताएंगे परिमेय संख्या की, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके किंतु q डज नॉट क्या हो शून्य, मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए,
फिर से समझिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहीं से एक और हम लोग जान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, जैसे √2, √3 डॉट डॉट ऐसे। मतलब इसका जब हम वर्गमूल निकाले तो पूर्ण संख्या ना निकले, दशमलव आएगी, अशांत आएगी, उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से, जैसे शून्य लिखा है तो क्या हम शून्य के नीचे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 0 लिखा है, 0 के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 0 के नीचे हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम ये लिखे ना लिखे, लेकिन देखिए एक हर सभी के नीचे एक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम शून्य के नीचे एक लिख सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर इसका शून्य नहीं है, यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहेंगे हम? शून्य क्या है? परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका q हर क्या है? शून्य नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 6 नहीं चाहे जितना पूछे, देखिए एकदम सिंपल ट्रिक बताते हैं। जैसे देखिए हमें दिया है 3 और 4, ऐसे हम दोनों को क्या करेंगे? थोड़ा दूर दूर भी लिखेंगे। देखिए 3 और इसको 4 लिख लिए हम। अब इसके नीचे एक मान लिए, ध्यान दीजिएगा। एक मानने के बाद हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। 10 का क्या कर देंगे? गुणा। अब ये हो जाएगा देखिए 30 बटे 10। ये हमें क्या मिल जाएगा? कितना? देखिए ये हो जाएगा 40 बटे कितना? 10। अब देखिए हमें कितनी चाहिए? 6 परिमेय संख्या है, तो 6 परिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ देखिए 30 दिख रहा है, तो हो जाएगा देखिए 30 से क्या हो ज्यादा और 40 के क्या 20, तो देखिए 31 बटे 10। आगे देखिए 32 बटे कितना? 10। 33 बटे 10। आगे 34 बटे कितना? 10। आगे क्या आएगा? 35 बटे 10। और क्या हो जाएगा? 36 बटे कितना? 10। देखिए कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। यही हमारा क्या है? आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर संख्या रेखा पर देखिए ये 3 लिखा है, ये क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो इसके जब आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए 3.1 दिखेगा, 3.1। और इसको जब हम भिन्न में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? 31 बटे 10 ही आएगा। देख लीजिए 31 बटे 10। फिर आएंगे देखिए 3.2 मिलेगा, तो 32 बटे 10 दिख रहा है नहीं? यानी इससे सरल तरीका नहीं पाएंगे आप। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना? 3, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 3 बटे 5 और 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ तक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका उसी तरीके, क्या दिख रहा है? 3 बटे 5 और कितना दिख रहा है? 4 बटे 5। ध्यान दीजिएगा, कब ऐसा करेंगे? जब हर क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ देखिए 3 बटे 5 में कई बटे, यानी 10 बटे 10 का क्या करेंगे? गुणा।
और यहाँ देखिए 4/5 में भी हम लोग करेंगे 10/10 का गुणा, ये हो जाएगा हमारा 30 कितना 50, ये हो जाएगा 40 कितना 50। अब देखिए 5 परिमेय संख्या कर रहा है, तो 5 परिमेय संख्याएं देखिए कौन कौन सी होगी। देखिए 30 देख रहा है तो 31/50, 32/50, आगे 33/50, 34 कितना 50, आगे आ जाएगा कितना 35 कितना 50। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला ऑप्शन क्या करा हमसे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या है सत्य है, सत्य है। क्यों सत्य है ध्यान लीजिए, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये देखिए हमारा पूर्ण संख्या दिख रहा है। और पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या दिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या है। वही हमसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हम पूर्ण संख्याओं में यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें तो क्या बन जाती है पूर्ण संख्या। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या के समूह में क्या दिख रही है प्राकृतिक संख्या, इसीलिए हमारा पहला कथन क्या है सत्य है। और दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में देखिए पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखिए -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, डॉट डॉट ये सब आएंगे। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो। तो देखिए तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये देखिए पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि निगेटिव है, इसलिए क्या है ये असत्य है, असत्य है। अगला देखिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या 1/2 के रूप में लिखी होती है, 2/3 के रूप में लिखी होती है। लेकिन पूर्णांक हमारे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस रूप में होगा। ये देखिए भिन्नात्मक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य।